कभी सोचा है एक ऐसा इलाका जिसे कभी बाहरी यहाँ तक कि अपवित्र माना जाता था, वो आगे चलकर पूरे भारत पर राज करने वाला पहला महान साम्राज्य कैसे बन गया? जी हाँ, ये कहानी है प्राचीन बिहार की, जहाँ रणनीति, संसाधन और जबरदस्त महत्वाकांक्षा ने मिलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। परत दर परत उन वजहों को समझते हैं जिन्होंने मगध नाम के एक छोटे से राज्य को भारत का पहला सुपर एम्पायर बना दिया। किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत में जाना पड़ता है, तो मगध के उदय को समझने के लिए भी हमें समय में बहुत बहुत पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इस जमीन पर सब कुछ बस आकार ले रहा था। ये कोई कल की बात नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी कहानी है। इसी क्षेत्र में हमारे पूर्वज, जो कभी शिकारी हुआ करते थे, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीखा और पहले किसान बने। मतलब ये भूमि हजारों सालों से इंसानी सभ्यता को पनपते हुए देख रही थी। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति फल फूल रही थी, उस वक्त के ग्रंथों में इस इलाके को कीकट कहा गया, जिसका मतलब था एक अपवित्र या बाहरी भूमि। इससे एक बात साफ होती है कि यहाँ एक बिल्कुल अलग और आज़ाद कल्चर डेवलप हो रहा था। तो चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं छठी शती ईसा पूर्व में। ये बड़ा ही उथल पुथल का समय था। पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहते थे, और सब के सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। 16, जरा सोचिए, एक साथ 16 अलग अलग राज्य, सब सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये एक तरह का पॉलिटिकल चेस का बहुत बड़ा गेम था, और हर कोई दूसरे को शय और मात देने की फिराक में था। अब इन 16 में से कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी थे, और कमाल की बात यह है कि 3 सबसे ताकतवर महाजनपद मगध, वज्जी और अंग आज के मॉडर्न बिहार की सीमाओं के अंदर ही थे। ये तीनों मगध, वज्जी और अंग बिल्कुल पड़ोसी थे, और पड़ोसी होने के साथ साथ कट्टर प्रतिद्वंदी भी थे। और जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे के इतने करीब हों, तो टकराव तो होना ही था, और ऐसी टकराव से एक विनर उभरने वाला था। तो सवाल ये है कि इन सब में से आखिर मगध ही क्यों जीता? मतलब मगध के पास ऐसी कौन सी खास बात थी जो बाकियों के पास नहीं थी? इसका जवाब छिपा है उसकी जमीन में, उसकी लोकेशन में। तो मगध के सीक्रेट वेपन्स क्या थे? असल में एक नहीं, 4 थे। पहला, उसकी राजधानी राजगृह, जो 5 पहाड़ियों के बीच एक नेचुरल किले जैसी थी। दूसरा, गंगा और दूसरी नदियों की उपजाऊ जमीन, जो एक बहुत बड़ी सेना का पेट भर सकती थी। तीसरा, ये नदियां ही थीं जो ट्रेड और आर्मी के लिए सुपर हाईवे का काम करती थीं। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था लोहा, जिससे सबसे खतरनाक हथियार बनते थे, और साथ ही जंगलों से मिले हाथी, जो उस जमाने के असली टैंक हुआ करते थे। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छे संसाधन होना ही काफी नहीं होता, उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई दमदार और महत्वाकांक्षी भी चाहिए। और मगध के पास ऐसे राजाओं की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने इन नेचुरल एडवांटेजेस को एक ऐसे साम्राज्य की नींव में बदल दिया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, साम्राज्य रातों रात नहीं बन पे, ये कई पीढ़ियों की मेहनत थी। हर्यक वंश ने इसकी शुरुआत की, शिशुनाग और नंद वंश ने इसे और बड़ा बनाया, और आखिर में मौर्यों ने इस विरासत को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। इस कहानी का पहला बड़ा चैप्टर शुरू होता है हर्यक वंश के बिंबिसार से। उन्हें मगध का असली संस्थापक माना जाता है। वो बहुत चतुर थे। उन्होंने डिप्लोमेसी और युद्ध दोनों का इस्तेमाल किया, रणनीतिक शादियों से दोस्त बनाए, और अपनी सेना से पड़ोसी राज्य अंग को जीतकर मगध के विस्तार की शुरुआत की। लेकिन रुकिए, मगध सिर्फ लड़ाई से ही बड़ा नहीं हो रहा था, ये नए विचारों का भी एक बड़ा सेंटर बन रहा था। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई। ये दिखाता है कि मगध का असर सिर्फ राजनीति पर ही नहीं, बल्कि सोच और धर्म पर भी पड़ रहा था। और ये जो विस्तार की भूख थी, वो रुकी नहीं। अगली पीढ़ी में शिशुनाग वंश ने एक और बड़े दुश्मन अवंती को हरा दिया, और मगध का दबदबा और भी बढ़ गया। अब ये साफ हो चुका था, मगध को कोई रोक नहीं सकता था। और फिर एंट्री होती है नंद वंश की, जिन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया। महापद्मनंद के दौर में मगध सिर्फ एक बड़ा राज्य नहीं रहा, बल्कि एक सच्चा साम्राज्य बन गया।
उन्होंने खुद को एकराट का टाइटल दिया, यानी एकमात्र सम्राट। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उन्होंने उत्तर भारत के लगभग हर दूसरे राज्य को जीतकर इसे सच साबित कर दिया। लेकिन सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है। आखिरी नंद राजा धनानंद बहुत अमीर और ताकतवर था, लेकिन अपनी जनता के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं था। और तभी सीन में एंट्री होती है एक नौजवान की, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके साथ थे महान रणनीतिकार चाणक्य। और फिर साल 321 ईसा पूर्व में इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य, एक पैन इंडियन एम्पायर का जन्म था। सदियों से मगध में जो ताकत इकट्ठा हो रही थी, वो आखिरकार अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। तो मगध की कहानी सिर्फ राजाओं और जंगों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय किया। तो आखिर मगध की विरासत है क्या? ये सिर्फ भारत के पहले साम्राज्य का जन्मस्थान नहीं है, ये वो जगह है जहां से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया निकला, जहां बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए विचारों को एक मंच मिला। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र दुनिया के महानतम शहरों में गिनी जाने लगी, और सबसे बढ़कर मगध ने यह साबित कर दिया कि सही जगह, सही संसाधन और सही लीडरशिप मिलकर इतिहास बना सकते हैं। तो हजारों साल पुरानी ये कहानी आज हमें क्या सिखाती है? ये हमें याद दिलाती है कि भूगोल, संसाधन और नेतृत्व मिलकर किसी भी देश की तकदीर लिख सकते हैं। ये पावर के बनने और बिगड़ने की एक टाइमलेस कहानी है, और ये हमें सिखाती है कि इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। सत्ता का पहिया हमेशा घूमता रहता है।